दोस्तों नमस्कार। आज 10 मई है और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला न्यूज़ हम देखने जा उसमें ये है कि अभी तो पिछले कुछ दिनों से मालदीव और भारत के रिश्तों में जो खटास बढ़ती जा रही है उसी के बारे में बातें कर रहे थे हम। लेकिन अब थोड़ा जो बर्फ़ जम गई है एक तरह से रिश्तों में, उसको थोड़ा मेल्ट करने के लिए और रिश्तों को थोड़ा पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने इंडिया का एक दौरा किया था और उसमें हमारे विदेश मंत्री से उन्होंने बातें की थी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिटेल इसके बारे में हम जानते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने जो मालदीव के जनरली जो भी हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं प्रेसिडेंट, वो जनरली अपना पहला जो फॉरेन ट्रिप है वो इंडिया का लेते थे, लेकिन इस ट्रेडिशन को पार करते हुए वो इंडिया आए नहीं थे। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने उनके इस स्टेप को भी एक तरह से डिफेंड किया और ये कहा कि भारत के साथ यात्रा के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन जो दोनों पक्ष हैं अपनी आपसी सुविधा से उसको आगे के लिए टाल दिया गया। और उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मुइज़्ज़ू, वो टर्की गए थे और उसके साथ उन्होंने चीन का भी एक तरह से ट्रिप लिया था। और बस ये हमारे अपने कंट्री के हिसाब से है सही। और हमने नई दिल्ली से भी टूर के लिए उनके बात की थी, लेकिन उस समय नहीं चीज़ें सही से आगे मूव हुई तो हम लोगों ने उसे टाल दिया। ठीक है, ठीक है। और डेट जो था कल का वो इसलिए थोड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो वहाँ से हमारे सैन्यकर्मी जो वहाँ पे सुविधा दे रहे थे, उनके इंडिया वापसी का डेडलाइन जो था वो कल 10 का ही रखा गया था प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू के द्वारा। तो उसके हिसाब से भी ये टूर है इम्पोर्टेंट। और ये कहा जा रहा है कि जो इतने दिनों से जो तनातनी चल रही थी, मालदीव को भी लग रहा था कि उसके लिए भी ये जो तो इस तरह से बिगड़ता जो रिलेशन है दोनों देशों का, वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने छोटी छोटी बातों का भी एक तरह से उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है और ये कहा है कि हमने ऐसा नहीं है कि भारत के जो सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हटा के हम किसी बाहरी देश या चाइना का कोई वहाँ पे सैन्य समझौता कुछ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ़ सुथरी भाषा में कहा कि हम मालदीव में कोई भी तरह की विदेशी सेना नहीं लेकर आ रहे हैं। और ये जो बात उड़ रही थी बीच में कि जो उससे लगे हुए जो इंडियन ओशन का जो एरिया है उसमें उन्होंने किसी भी चाइनीज़ के जो जासूसी जहाज़ को एक तरह से रिसर्च करने के लिए परमिशन दी थी, तो ये सारी बातें उन्होंने उनसे इनकार कर दिया है। ठीक है। और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी वहाँ पे हमारे नियुक्ति थी सिक्योरिटी पर्सनल की, वो हमने जो फेज़ आउट वहाँ से करना था इंडिया उनकी वापसी, वो हम कर चुके हैं। और वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसको टेक्निकल पर्सनल्स के साथ हमने उसे एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट जो हो रहा है इंडिया और मालदीव के टाई का, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे है और रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी पे है। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा जो रिलेशन है वो क्लोज है काफ़ी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ये रिपोर्ट आई, तो इधर आपने देखा होगा कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का खतरा जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, डायबिटिक है, और ये सारे केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। और ख़ास करके जो हमारे बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, उनको जो ये सारी बीमारियां जो अपने चपेट में ले रही है उसके प्रति चिंता जाहिर करते हुए हमारी एक बड़ी इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि इस रिलेटेड एरिया में अपना रिसर्च करती है। उन्होंने एक गाइडलाइन इशू किया है कि क्या हमारा डाइट प्लान होना चाहिए जिससे हम ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो खतरा एकदम से बढ़ता जा रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो गाइडलाइन डाइट की जो जारी की है उसमें उन्होंने प्रेग्नेंट के लिए भी बातें रखी हैं, लैक्टेटिंग वीमेन के लिए भी बातें रखी हैं, चिल्ड्रन के भी और एल्डरली के भी। इन सारे एज ग्रुप्स के लोगों का क्या डाइट प्लान होना चाहिए जिससे कि वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो उसको हेल्दी कर सकें और अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर सकें और इस तरह की जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे बच सकें। ठीक है, तो देखते हैं उनमें क्या क्या बातें उन्होंने रखी है।
जो मेन बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें से एक बात उन्होंने ये कहा है कि साल्ट और जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है जैसे कि पैकेज्ड चिप्स हो गए, कुकीज़ हो गए, ब्रेड हो गए, केचप, कैंडी, इन सब चीज़ों का कंजम्पशन आपको बिल्कुल मिनिमाइज़ करना होगा। ठीक है। और अपनी रिसर्च में उन्होंने कहा है कि 56.4% जो इंडिया का टोटल जो डिजीज़ बर्डन है वो केवल और केवल अनहेल्दी डाइट से होता है। अगर हम अपने डाइट्स को हेल्दी बना लें और उसके थ्रू ही हम इतने सारे जो डिजीज़ हैं उससे बच सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज़ से 80% तक टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम किया जा सकता है। आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये, है ना। कोई दवा लेने की बात नहीं कही इन्होंने सिर्फ ये कहा कि अपना डाइट को हेल्दी करना है और फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम कुछ देर तक रोज़ उसको करना है। ठीक है। हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको इससे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक। और इसमें कहा गया है कि अगर हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मदर और चाइल्ड का जो कि 2 साल तक के एज के हैं उनको अगर सही से हम मॉनिटर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वही एज ग्रुप है जिसमें प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उस समय तक उनके डाइट का अच्छे से केयर किया गया तो जितने भी तरह के अंडर न्यूट्रिशमेंट का न्यूट्रिशन का केस आता है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का केस आता है और ओबेसिटी का केस है, उन सब से बचा जा सकता है। ठीक। और इस रिपोर्ट में जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2019 का है उसकी भी कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान दिलाया गया है। ये कहा गया है कि जो लाइफस्टाइल कंडीशंस जो चिल्ड्रन की भी है उसके रिलेटेड जो उनमें इश्यूज़ आ रहे हैं उनकी बात की है इन्होंने। ये कहा गया है कि 5% के आसपास जो चिल्ड्रन है जो कि एज 5 से 9 के बीच में है, 6% एडोलेसेंट्स जो हैं वो ओवरवेट हैं यानी मोटे हैं, और 2% चिल्ड्रन और एडोलेसेंट हैं वो उनमें डायबिटीज़ का केस मिला है, और 10% जो हैं जिनमें प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ के पहले वाली कंडीशन जो कि अगर अनचेक्ड होती है तो फिर वो डायबिटीज़ में चेंज हो जाती है। तो ये सारी बातें ये बता रहे हैं कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना दें, अपने डाइट को हेल्दी बना दें, तो हम इन सब चीज़ों से पार कर सकते हैं। ठीक। इसमें ये भी कहा गया है कि जो एज ग्रुप के बच्चे 1 से लेकर 19 तक के हैं उनमें 13 से लेकर 30% तक के बच्चों में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी गई है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जिंक, आयरन और विटामिन की उनमें डेफिशिएंसी देखी गई है। और इसमें कहा गया कि जो पहले मैरेस्पस और जो क्वाशियोरकर का जो केस होता था जो कि जनरली क्या प्रोटीन डेफिशिएंसी से जनरेट होती थी ये डिजीज़, तो अब ये कहा गया कि ये डिजीज़ तो नहीं होती हैं अब, मतलब एक तरह से गायब हो चुकी है कंट्री से, लेकिन जो एनीमिया के केसेस हैं वो एक तरह से बढ़े ही हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो अनहेल्दी, हाईली प्रोसेस्ड, हाई फैट, शुगर और सॉल्ट फूड्स हैं वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है, और इसकी वजह से जो फॉल्टी डाइटरी पैटर्न है और वो लोगों को में ओबेसिटी की केस लेकर आ रहा है, और उसमें फिर आयरन और फॉलिक एसिड की भी डिफिशियंसी हो जा रही है जिसकी वजह से फिर शरीर में एनीमिया हो जाता है। अब इसमें यह बताया गया है कि आखिर क्या है जो खाना चाहिए, तो उन्होंने 8 फूड ग्रुप्स बताए हैं जो कि हमें खाना चाहिए वेजिटेबल के साथ, तो जिसमें वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल्स है, रूट्स है, ट्यूबर्स है, डेयरी है, नट्स है और ऑयल्स हैं। इन सारी चीज़ों को जो 8 फूड ग्रुप्स हैं वो आपको अपनी डाइट में एकदम से शामिल करना है। उसके साथ साथ आपको पल्सेस लेने हैं, मीट लेने हैं, पोल्ट्री, फिश, ये सब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इनको लें। हाँ, एक बात कि जो नॉन वेजिटेरियंस वो तो मीट और पोल्ट्री, फिशेस से अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए इसके जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं वो होने चाहिए फ्लैक्स सीड्स, जिसको कि आप अलसी कहते हैं, चिया सीड्स, वॉलनट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे अल्टरनेट की तरह वो उसको यूज़ कर सकते हैं जो कि वेजिटेरियन है। फिर उन्होंने प्रेग्नेंट वीमेन, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन और एल्डरली के भी अलग अलग डाइट प्लान्स बताए हैं। ठीक है। तो सीधा सीधा ये समझिए कि अगर हम अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर लें
और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा हेल्दी कर ले, तो ये सारी तरह की जो परेशानियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं अपने देश में, उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, एक न्यूज है कुक आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, तो ये आइलैंड अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे सी बेड माइनिंग के लिए अब सरकार बहुत ज़्यादा मुहिम चला रही है, और जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको लाइसेंस दिया गया है, यहाँ पे आइए और सी बेड माइनिंग कीजिए। क्यों? कि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स पाए गए हैं उनके सी बेड में, ये कुक आइलैंड के वाटर्स में पाए गए हैं, जो कि कहते हैं, तो साइंटिस्टों को वहाँ पे उनके सी बेड में नोड्यूल्स मिले हैं एवोकाडो के साइज़ के, मतलब एक तरह से गांठ कह लीजिए, बड़ी बड़ी गांठ के साइज़ के पत्थर मिले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कोबाल्ट और मैग्नीज के बहुत ज़्यादा रिजर्व हो सकते हैं, और इतने ज़्यादा रिजर्व हो सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल पे जो हम इतना जोर दे रहे हैं वो हम उधर स्विच कर सकते हैं। और ये जो पाए गए हैं मिनरल्स, ये आपको इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये थी कुक आइलैंड की बात। अब थोड़ा सा हम लोग कुक आइलैंड के बारे में जानते हैं, आखिर है क्या ये, है ना। और इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको याद होगा एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कि अटोल, ये कुक आइलैंड है कि अटोल ही है, तो अटोल के बारे में पूछा गया था, शायद अड्डू अटोल के बारे में पूछा गया था, किस ओशन में है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुक आइलैंड के बारे में जानते हैं। तो ये आप मैप देखें यहाँ पे कुक आइलैंड का, और ये किस में लाई करता है, तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में लाई करता है। जनरली है क्या ये, तो ये 15 वोल्केनिक आपको आइलैंड हैं और कोरल अटॉल्स हैं। अब बात करेंगे अटॉल्स क्या होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा समझे, रिंग शेप के जो भी कोरल रीफ्स आइलैंड्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है अटॉल। ठीक है, तो ऐसी कोई वाटर बॉडी जो अटॉल से घिरी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं लैगून। ठीक है, तो ये जो है कुक आइलैंड, ये भी एक तरह का कोरल अटॉल है। और इसकी अगर बाउंड्री देखें तो ईस्ट में ये फ्रेंच पोलिनेशिया से और वेस्ट में ये टोंगा से घिरा हुआ है। और इसकी लोकेशन हमने देख ली है, साउथ पैसिफिक ओशन में है ये। और इसका जो एरिया है वो है 1.9 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और पॉपुलेशन इसकी लगभग 11 या 15,000 के आसपास है इसकी पॉपुलेशन। ठीक है, और इसकी जो इकोनॉमी है कुक आइलैंड की, वो रिलाई करती है टूरिज़्म पे। बहुत ब्यूटीफुल बीचेज़ है यहाँ पे, वोल्केनिक माउंटेन्स पाए जाते हैं। और इसकी जो बात करें तो ये 1965 से ही ये एक तरह से सेल्फ गवर्निंग है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो अफेयर्स हैं इसके, वो न्यूजीलैंड के सपोर्ट के साथ चलते हैं। ठीक, और 2001 से इन्होंने जो अपना डिफेंस है और जो सिक्योरिटी है वो खुद के जिम्मे ले ली है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर सपोर्ट इनको न्यूजीलैंड के थ्रू दिया जाता है। और इसका नाम क्यों पड़ा, तो 1773 में कैप्टन कुक ने इनकी डिस्कवरी की थी, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया कुक आइलैंड। ठीक है, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है, तो एक नाम है, एक संस्था है जिसका नाम है हाउस ऑफ अकीरी। तो ये एक तरह से कुछ लीडर्स की काउंसिल है, और जो लीडर्स के जो पोस्ट होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। तो ये हाउस ऑफ अकीरी जो भी उनका जो कल्चर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो कस्टम्स हैं और जो लैंड राइट्स हैं, वो सारा ये जो काउंसिल है हाउस ऑफ अकीरी वो देखती है। ठीक है, और उसके पीएम कौन है, पीएम है पीएम मार्क ब्राउन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अड्डू अटोल के बारे में हमने बात की थी ना, तो अड्डू अटोल कहाँ पे है, तो वो है आपको इंडियन ओशन में। और अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अटोल कौन है, तो उसका नाम है द ग्रेट चैगोस बैंक। ठीक, चलिए, और अड्डू में ही टूरिज़्म के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया और मालदीव ने उस पर एक एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इस आर्टिकल में ये है, बात रखी गई है कि जो नया फाइनेंशियल जो डाटा इशू हो, तो 23-24 के पीरियड में हमारा जो एक्सपोर्ट है, फार्म एक्सपोर्ट है, वो घटकर 48.82 बिलियन डॉलर के आसपास वो
आ गया है, जो कि अगर हम पिछले ईयर की बात करेंगे तो उसमें 53.15 बिलियन यूएस डॉलर के वैल्यू में हमने फार्म एक्सपोर्ट किया था। तो इसमें क्या क्या फैक्टर हैं जो कि एक्सपोर्ट को के डाउन में होने में एक तरह से मदद करते हैं, और क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है उसको कैसे बढ़ाता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम आउटलाइन देखेंगे। ठीक, इसमें ये कहा गया जो सबसे ज़्यादा जो गिरावट जो दर्ज की गई है वो दर्ज की गई है शुगर और नॉन बासमती राइस कैटेगरी में जो फूड आइटम्स आते हैं, जो भी बासमती के अलावा जो भी चावल है और शुगर, ये दो सबसे ज़्यादा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट को एक तरह से कम हो गया है उसकी वजह से। और ये इसलिए भी हो गया है कि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में है उनकी अवेलेबिलिटी घट गई थी और फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था उसकी वजह से हमने फिर इस पे जुलाई 2023 से ही सारे जो नॉन बासमती राइस हैं उसके एक्सपोर्ट पे हमने बैन एक तरह से लगा दिया था। ठीक, तो डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ों की जो सप्लाई है उसको अच्छे से मेंटेन हो और फूड इन्फ्लेशन राइज नहीं हो, इसकी वजह से सरकारें कभी कभी जो फूड आइटम्स है उनके एक्सपोर्ट पे एक सर्टेन पीरियड के लिए उसको बैन करती हैं। तो दो तो हमने देखे, शुगर और नॉन बासमती कैटेगरी, और एक दो चीज़ और बताई गई जैसे कि वीट और ओनियन। तो ये आपने देखा होगा कि जैसे इनकी प्राइस बढ़ जाती है तो सरकार ने उनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए और जो लोगों का एक तरह से फूड बिल जो बढ़ जाता है उसको कंट्रोल में रखा जाएगा। और ये भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताई गई है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे किसान प्याज की खेती में इन्वॉल्व रहते हैं, तो एक तरह से उनको अपीज़ करने के लिए इलेक्शन के 3 से 4 दिन पहले सरकार ने जो बैन लगा हुआ था एक्सपोर्ट पे प्याज के उसको हटा दिया। ठीक, और एक प्राइस कैप भी तय कर दी जिसके नीचे कि आप उसको एक्सपोर्ट को नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ आइटम्स हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट बिल को एक तरह से कम जिन्होंने कर दिया, एक्सपोर्ट को कम कर दिया। अब इसी तरह से इंपोर्ट के फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल, तो हमारे इंपोर्ट बिल का जो बहुत बड़ा हिस्सा कम हो गया है वो आप देखेंगे टेबल के हिसाब से, तो वो सारा कैरी करता है वेजिटेबल ऑयल। इसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल एक तरह से बहुत घट गया है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी कंक्रीट पॉलिसी होना चाहिए जिससे जो कि ये सब टाइड से हम अच्छे से इसको टैकल कर सकें। तो ये कहा है कि कुछ ऐसी पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए और कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो हम इन सब चीज़ों को पहले से एक तरह से प्रेडिक्ट कर लें और जिसकी वजह से हम इससे बेटर तरीके से कोप कर सकते हैं। इन तरह के पॉलिसी एडवांसमेंट की हमें ज़रूरत है। ठीक, तो यही कहा जा रहा है कि जो इस आर्टिकल के माध्यम से कि जो नई सरकार आए उनका जो कंसर्न है वो इस पे होना चाहिए कि प्रोड्यूसर को भी आप देखें जो खेती कर रहे हैं, जो अपने फूड आइटम्स के लिए ज़्यादा अच्छी कीमत चाहते हैं, और जो कंज्यूमर है वो भी चाहता है कि हमारी जो थाली हो सस्ती हो। तो दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या हम लेकर पॉलिसी स्टेबिलिटी दे सकते हैं, उसके बारे में हमें विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देख। हाँ, एक ये आर्टिकल है, तो उसमें जो अभी इलेक्शन कमीशन ने डाटा किया है फेज बाइज जो रिजल्ट वो हुए हैं, पोलिंग हुए हैं, उसका डाटा जो उन्होंने रिलीज़ किया है, तो उसके हिसाब से एक बात ये कहा है कि जो यूथ्स हैं उनका इंटरेस्ट एक तरह से पोलिंग में घटा है। इसके लिए बहुत सारे डेटाज भी रखे गए हैं कि जिसके थ्रू ये आप देख सकते हैं कि कैसे उनका इंटरेस्ट एक तरह से पोलिंग में कम हो। आपको ध्यान होगा कि मोदी साहब अपने मन की बात में भी उन्होंने कहा था कि जो 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एज अ वोटर एनरोल कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो मतदान करें। तो उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, चुनाव आयोग का जो अभियान था मेरा पहला वोट देश के लिए, उसको भी बहुत प्रेज़ किया था और कहा था कि युवाओं को खास करके अपने देश के लिए वोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे आना चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं जो डेटा रिलीज़ हो रहा है पोलिंग के हिसाब से, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि जो 18 to 19
के जो यूथ हैं उनका परसेंटेज अगर देखेंगे तो वो 40% से भी कम है, अराउंड 38% है जिन्होंने अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करवाया है। और इसमें कहा गया है कि बिहार जो कि इतना कहा जाता है पॉलिटिकली वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है इस मामले में, अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करते हैं इसमें, और उसमें तो कहा जा रहा है कि मात्र 70% जो हैं वो यंग एज ग्रुप के लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। दिल्ली के लिए ये डेटा रहा है मात्र 21%। हाँ, कुछ और स्टेट्स हैं जैसे कि आपको तेलंगाना में 66.7% जो यूथ हैं उन्होंने अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करवाया। यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर, जहाँ की शांति और सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चिंता के घेरे में रहती है, वहाँ भी लगभग 62% यूथ्स ने अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करवाया है। तो उसी का पड़ताल इस आर्टिकल के माध्यम से किया गया है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चों पे, खास करके बच्चों से इन्होंने अपनी बात स्टार्ट की है। कहा कि बच्चों पे जो प्रेशर होता है अच्छा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाने का, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने का, ट्यूशन क्लासेस जाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने का कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके, तो इसकी वजह से वो हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट के हो जाते हैं, जिसमें कि वो अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, और एक तरह से जो डे टू डे अफेयर्स है या इंडिया में क्या हो रहा है, ग्लोब में क्या हो रहा है, उससे वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। और कटने लगते हैं तो फिर उनको लगता है कि एक वोट अगर हम अपना नहीं भी देते हैं तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए एक इन्होंने रास्ता ये बताया है कि अगर थोड़ा बहुत खाली टाइम होता है तो लोग सोशल मीडिया में आते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो कि हम वहाँ पे अवेयर करें लोगों को, और तो लोग अपने देश से और वर्ल्ड अफेयर से कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप को इससे इन्वॉल्व करने लगेंगे, और इन्वॉल्व कर लेंगे तो इसको इवॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, तो वो फिर तो क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तरह से आइडेंटिफाई करने लगेंगे जब वो अच्छे से इनसे अटैच होने लगेंगे। तो अगर वो इश्यूज़ को जानने लगेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने लगेंगे, तो वो इसके सॉल्यूशन का पार्ट भी बनने की कोशिश करेंगे। एक इन्होंने बात ये रखी है कि जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इतना ज़्यादा चार्ज अप हो चुका है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी कम हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि कौन इन झंझट में पड़े यार, नोटा का ऑप्शन ही ठीक है। तो फिर लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि छोड़ो यार। आपको यहाँ पे एक रंग दे बसंती का आपको एक ध्यान होगा कि उसमें जब एक सीन आता है जिसमें बातें होती हैं कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, देश को परफेक्ट बनाना पड़ता है, और गंदगी ऐसे साफ़ नहीं होती है, उसको साफ़ करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। तो आप ऐसे तो बजाय ये सोचने के कि हम मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, आपका एक वोट भी काउंट होता है, और ये आपके देश के लिए है ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम से भागिए मत, सॉल्यूशन का पार्ट बनिए, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बातें रखी गई हैं कि यूथ का इसलिए भी मोह भंग हो रहा है क्योंकि अगर वो स्टूडेंट लेवल पे जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं फिर वो यही होता है कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर फिर वहाँ पे अपना फ्यूचर देखा जाए। तो वहाँ पे देखा जाता है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक मैकेनिज्म बना हुआ, एक ढर्रा पर वो चल रही हैं, तो वहाँ पे जो नए लीडरशिप है उसको एक तरह से नोरिश नहीं किया जा रहा है। और आप ये चीज़ें लगभग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखेंगे कि यंग टर्क्स के लिए उनके पास उतनी जगह नहीं होती है, तो वही ढर्रे पे जो नेता चले आ रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है, और युवा जो नेतृत्व है उसको आगे बढ़ाने की बातें नहीं सोची जाती है। और ये भी बात है जो उनका एक तरह से मोहभंग हुआ है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी ये दायित्व है कि वो अपने जो वोटर है उससे अपना संवाद बढ़ाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करने के लिए वो उसको आगे लेकर आए। और ये कहा गया है कि जो सोशल मीडिया है वहाँ पे उसका अच्छे से इस्तेमाल करे। और उन्होंने ये कहा है कि जब 2014 में मोदी साहब का जो कैंपेन चला था उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था, और उसके थ्रू वोटर को उन्होंने चार्ज किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ और वोट करें।
और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और एकदम रियल इशू इन्होंने हैंडल किया है कि यूथ इसलिए भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम से फेडअप वो हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोज़गारी की, और उसको डील करने में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरह से नाकाम हुई है। जो करेंट गवर्नमेंट है उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा होप लगा रखी थी, लेकिन उनको भी 2 टर्म दे के उन्होंने देख लिया कि ये सरकार भी उस तरह से इस इशू को हैंडल करने में प्रभावी नहीं रही है जैसा कि ये पोल प्रॉमिस देते थे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि यूथ का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे आके वोट करें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में यही सब चीज़ें थी जो हमारे काम की थी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।